हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट फोर्थ। और यूनिट फोर्थ हम आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमी की यूनिट फोर्थ है, जिसका हमारा नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फोर्थ यूनिट में पहला टॉपिक है वो है वाणिज्यवाद यानी मर्सेंटलिज्म। मर्सेंटलिज्म कौन थे? मर्सेंटलिज्म वे थे जो धन को प्राथमिकता देते। ये क्या देते कि कैसे भी करो, बस धन को प्राप्त करो, विदेशों से व्यापार करो, कुछ भी करो, जिस देश के पास ज़्यादा धन है वही देश शक्तिशाली। ये सिर्फ धन को ही सब कुछ मानते थे। इन्होंने अपने एक नारा भी दिया था, अधिक सोना अधिक धन अधिक शक्ति। उनका एक ही नारा था। सिर्फ ये कह सकते हैं जिस देश के पास अधिक धन है, अधिक सोना है, वही देश शक्तिशाली है। इसलिए अधिक धन अधिक सोना प्राप्त करो, कैसे भी करो। ठीक है। वाणिज्यवादी थे। वाणिज्यवादी से आज से क्या है? वाणिज्यवादी उन आर्थिक विचारों की प्रणाली का नाम है जो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के यूरोप के विभिन्न देशों में प्रचलित थी। उन्हें वाणिज्यवादी कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा वाणिज्यवादी को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ क्या थी? आर्थिक कारण, सामंतवादी अर्थव्यवस्था का पतन हो गया था। ये इसका एक प्रमुख कारण था कि नए नए देशों मार्गों की खोज। और सेकंड कारण था हमारा मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन। थर्ड था बैंकों का विकास होने लगा था, उपनिवेशों की खोज होने लगी थी और करारोपण में वृद्धि होने लगी थी और स्वतंत्र श्रम का विकास होने लगा था। राजनीतिक कारण क्या है? सामंतवादी का पतन होना आरंभ हो गया था, इसके ये राजनीतिक कारण थे। और राजाओं ने सोना चांदी प्राप्त करने के लिए अन्य राष्ट्रों से व्यापार बढ़ाना आरंभ कर दिया था। धार्मिक कारण क्या थे? सामंतवादी अर्थव्यवस्था में धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। पोप को बहुत ही प्रमुख स्थान पर रखा जाता था, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, राजा से भी बड़ा। वे यहाँ तक कि राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। उनका जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता था। फिर हमारा पुनर्जागरण व मानवतावाद। पुनर्जागरण का काल था ये, और वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन हो रहा था। ये सब कारण थे सामंत किसको? वाणिज्यवादी विचारधारा को जन्म देने के कारण। वाणिज्यवादियों के या फिर पतन के कारण क्या उत्तरदायी थे? पतन भी देख लेते हैं। फ्रांस में कोलबर्ट की आर्थिक नीतियों की असफलता होने लगी थी। फ्रांस में सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यधिक सोचने होने लगी थी। प्रशासन की समस्या जो राज्यों के हाथों में केंद्रित थी। राज्य के बड़े बड़े उत्तराधिकारी विलासिता का जीवन जी रहे थे। श्रमिकों व कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर गिरती जा रही थी, जिसके कारण ये हुआ। फिर निर्वात सिद्धांत का उदय हुआ, द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशन, जिसके कारण ये वाणिज्यवादी का पतन हुआ। मतलब लोग सब धन की ओर ध्यान दे रहे थे, गरीब वर्ग और गरीब होते जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, जिसके कारण वाणिज्यवाद का पतन हुआ। क्योंकि फिर वे विद्रोह करने लगे थे। संबंधित सिद्धांत में कुछ नीतियाँ दे रखी हैं इन्होंने कि वाणिज्यवादियों का कुछ क्या प्रमुख विचारधारा थी, किस विचारधाराओं पर वे जोर दे रहे थे, उनके क्या सिद्धांत थे। तो बहुमूल्य वस्तु धातुओं पर विशेष ध्यान, उनका बहुमूल्य धातुओं पर विशेष ध्यान था। वे कहते थे, वाणिज्यवादी लेखकों ने सोना व चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को विशेष महत्व दिया था। उनका विचार था कि एक देश के पास जितना अधिक सोना होगा, बहुमूल्य धातुओं का स्टॉक होगा, उतना देश उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इस पर सर टॉमस मन ने कहा, यदि किसी देश में बहुमूल्य पदार्थों की खानें नहीं है तो व्यापार आदि के द्वारा विदेशों से प्राप्त करनी चाहिए। सेरा ने कहा, स्वर्ण और चांदी व्यक्तियों और राज्यों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्यवादियों का प्रमुख नारा था, अधिक सोना अधिक धन अधिक शक्ति। यानी जिसके पास अधिक सोना होगा उसके पास अधिक धन होगा, अधिक धन होगा तो अधिक शक्ति होगी। विनिमय अर्थव्यवस्था का विकास करना, तो सोना और चांदी को मुद्रा के रूप में व्यापार स्वीकृति, ये सब ये थे। इनके देख लेना खुद, कुछ नहीं है खास, बस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर ये विदेशी व्यापार, वे कह रहे थे अगर आपके पास सोना नहीं है, धन नहीं है, तो आप विदेशी व्यापार करो, उसके द्वारा प्राप्त करो। ठीक है। अनुकूल व्यापार संतुलन का विचार, उनका कहता था कि व्यापार ऐसा होना चाहिए जो अनुकूलन हो, यानी सदा अपने पक्ष में हो, दूसरों के पक्ष में नहीं, यानी तुम घाटे में न रहो, सब हमेशा लाभ में रहो। अगर हम
एक शब्द में कहे तो ये देख रखा है। इसमें सरकार की नीति अनुकूलन व्यापार के संतुलन की होनी चाहिए। इसके लिए निर्यात अधिक मात्रा में तथा आयात कम मात्रा में किया जाना चाहिए। निर्यात हमारा अधिक मात्रा में हो और आयात कम मात्रा में हो, यानी हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देश में ज़्यादा बेचें और दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में कम लाएं। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेचेंगे दूसरे देश में अपनी वस्तु को तो क्या होगा, हम उस देश से धन आएगा, क्योंकि हम उस देश से अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं तो वापस भी हमें धन आएगा। ठीक है, तो ये कहते थे कि वस्तु का आयात कम कीजिए और निर्यात अधिक कीजिए, तब आप अधिक धन और सोना प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल व्यापार संतुलन का विचार था उनका। अनुकूलन व्यापार उसे कहते हैं जब कोई देश निर्यात अधिक करे और आयात कम। वाणिज्यवादी की आर्थिक नीतियाँ, कुछ नीतियाँ थी। जनसंख्या संबंधी नीतियाँ। वाणिज्यवादी लेखक तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के पक्ष में थे। वे कहते थे अगर देश में अधिक लोग होंगे तो सैन्य शक्ति होगी, नाविकों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता में बढ़ाने में सहायता मिलती है। प्राकृतिक संसाधनों का सम उपयोग करने पर उन्होंने जोर दिया। व्यापार नीति उनकी ये थी, आयातों को न्यूनतम तथा निर्यातों को अधिकतम करें। ठीक है, फिर औद्योगिक नीति। वाणिज्यवादी देश में उद्योग पूर्ण नियमन व नियंत्रण के पक्ष में थे। उपनिवेशिक नीति। वाणिज्यवादी युग में नए नए उपनिवेशों की खोज की और वे उपनिवेशों के उद्योगों को केवल कच्चे माल के उत्पादन तक ही सीमित रखना चाहते थे। वाणिज्यवादी के आर्थिक सिद्धांत, कुछ मूल्य संबंधी विचार थे। उनका कहना था आंतरिक, ये आप पढ़ लेना खुद, श्रम ही मूल्य का एकमात्र साधन है। मूल्य संबंधी विचार उनके ये थे। और फिर ब्याज का सिद्धांत दिया था उन्होंने। फिर उत्पादन व विभिन्न व्यवसायों की उत्पादकता, ये खुद पढ़ लेना आप। करारोपण, इनके ये सारे विचार थे। वीडियो पोस्ट करके चाहोगे तो मैं आपका इसका PDF भी डाल दूंगी। वाणिज्यवादी विचारों एवं नीतियों की आलोचना। वाणिज्यवादी जो थे सोने पर अधिक ध्यान देते थे। सोना और चांदी और अन्य वस्तुओं की तुलना में आवश्यकता से अधिक महत्व दिया था। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यवादी लेखक साधन सोना व चांदी और साध्य में अंतर नहीं कर पाए। फिर दूसरा एक ये भी था कि ये अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में था। सब देश अनुकूल व्यापार कैसे कर सकते हैं, सब देश तो नहीं कर पाएंगे। वाणिज्यवादी द्वारा प्रतिपादित अनुकूल व्यापार संतुलन एक भ्रामक व्यवहारिक था। वे केवल व्यापार संतुलन पर जोर देते थे और भुगतान संतुलन की से स्वार्थ अनभिज्ञ थे। ठीक है, वाणिज्यवादी द्वारा निर्धारित व्यावसायिक वर्गीकरण, ये सारी इनकी आलोचना हुई। आप पढ़ सकते हैं ना। फिर ये लघु आ जाएंगे, पढ़ लेना, इसमें कुछ कोई खास नहीं है इनका। फिर वाणिज्यवादियों की आलोचना हुई, वाणिज्यवादी का पतन हुआ, तो उसके बाद जो हमारी नई विचारधारा आई वो थी हमारी प्रकृतिवाद। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृतिवाद। ये आपके यूनिट 4 में ही है, ध्यान रखना है। प्रकृतिवाद हमारे आए। फिर प्रकृतिवाद, वाणिज्यवादियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में एक नवीन विचारधारा का अभ्युदय हुआ जिसे प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। जिन विचारकों ने इस विचारों के विकास में योगदान दिया वे प्रकृतिवादियों के नाम से जाने जाते हैं। इन विचारकों को प्रकृतिवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विचारक प्रकृति के शासन में विश्वास रखते थे। एडम स्मिथ ने इस विचारधारा को कृषि प्रणाली का नाम से संबोधित किया क्योंकि इन्होंने कृषि को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्राकृतिकवाद के उदय के क्या कारण थे। अब उदय तो हो गए, उसके क्या कारण थे वो देखेंगे। तो हमारा जो मेन कारण है वो है फ्रांस की दशा। फ्रांस की दशा जो है अत्यधिक सोचने हो गई थी क्योंकि वहाँ पर लोग कृषि में ध्यान बहुत कम दे रहे थे, व्यापार में ही अधिक ध्यान दे रहे थे। जो वहाँ का राजा था लुई 15वां और 16वां, जो उस टाइम का राजे थे लुई 15वें और लुई 16वां उनका नाम था। ये राजा थे, वे सिर्फ वहाँ के अपने व्यापार को बढ़ाने पर ही ध्यान दे रहे थे, कृषि पर उनका कोई ध्यान नहीं था, जिसके कारण सामाजिक जो हमारी
आर्थिक और सामाजिक दशा अत्यधिक सोचनीय हो गई थी, असंतोषजनक हो गई थी। राज दरबार का पतन होने लगा था, चरित्र व नैतिकता का ह्रास होने लगा था, सम्राट अभिव्यक्तिचारी होने लगा था और अनावश्यक युद्धों एवं में फ्रांस का खजाना खाली होने लगा था। युद्धों के विशाल खर्चे, नए तथा पड़ोसी राज्यों के प्रतिकूल शर्तों पर लिए गए ऋणों से लोगों का सरकार में कोई विश्वास नहीं लगा था। उनके नियमों नीतियों से फिर लोगों के मन में घृणा होने लगी थी, जो इसका मेन कारण था प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। ठीक है, फ्रांस की दशा के कारण इसका मेन कारण था, और भी कई कारण है पर लेकिन जो मेन था वो फ्रांस की दशा थी। और सेकंड हमारा वाणिज्यवाद की आलोचना। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही तत्कालीन लेखकों वाणिज्यवादी सिद्धांतों एवं नीतियों की कठोर आलोचना की गई। उन्होंने कहा था कि हम जो मनुष्य की भूख को धन या संपत्ति या सोने से नहीं भर सकते, उसे हम रोटी से ही शांत कर सकते हैं। इसलिए प्रकृतिवादी यानी कृषि की ओर ध्यान दो, ना कि व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने सोना चांदी के लिए। वो कह रहा था ना, अगर मतलब वो राज्य ही अधिक शक्तिशाली होगा या वो देश ही अधिक शक्तिशाली होगा जिसके पास अत्यधिक सोना चांदी धन होगा। उन्होंने कहा है, उसकी आलोचना की उन्होंने कि जो उस देश में निवास कर रहे हैं, उस देश के जो लोग हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए पहले सबसे पहले उनके पेट भरो, उनको खाना दो, है ना। उनकी भूख जो है वो रोटी से शांत होगी, वो सोना और चांदी से नहीं। तो इस पर ध्यान दो, कृषि पर ध्यान दो। रोटी या हमें अनाज कहाँ से मिलता है? वे कृषि क्षेत्र से। तो वो कह रहे थे प्रकृतिवाद की कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान दो, न कि धन संपत्ति को बढ़ाने की ओर। मतलब दो पर, लेकिन पहले कृषि की ओर ध्यान दो, कृषि की जो दशा इतनी दयनीय हो रही है। तो दोषपूर्ण कर रही थी। लुई 15 और 16 के शासनकाल में फ्रांस की अप्रत्यक्ष प्रणाली प्रचलित थी। करों की प्रकृति प्रतिगामी थी। करों का अत्यधिक भार किसानों पर पड़ता था, जबकि पदारियों तथा उच्च वंश के व्यक्तियों को करों का भुगतान नहीं करना पड़ता था। आपने सबने देखी होगी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुना ही होगा, नहीं है? अगर आपके पास इंग्लिश है सब्जेक्ट तो फिफ्थ सेम में है इंग्लिश में फ्रांसीसी क्रांति। वो देखना कि कैसे भी 3 वर्गों में बढ़ गए थे उनका समाज। एक तो कुलीन वर्ग थे, मतलब एक तो सबसे नीचे के वर्ग थे जिसमें किसान या आम लोग आ रहे थे, है ना। सेकंड थे जो पादरियों के रिश्तेदार थे, जो बड़े कुलीन वर्ग के थे। और हमारे थर्ड में जो सबसे ऊंचे रहते थे वे पादरी थे, है ना। ये 3 थे, तो इनका ही चल रहा था, 3 वर्गों में बांट देते। और जो हमारे जो कर वर होते थे सिर्फ वे किसान को या गरीब जनता को ही देने लगते थे। और जो सबसे ज़्यादा जनता थी वे हमारे फ्रांस में गरीब ही थी, किसान थे और ऐसे मजदूर थे, मतलब ऐसे काम करने वाले थे जो गरीब थे, और अमीर इनकी जनसंख्या कम थी। ठीक है, यही पता है कि उनको सब उनके कर वर सब इनको ही देने पड़ते थे। उन पर लुई 16 और 15 ने बहुत अधिक कर दे दिया था, जिसके कारण उन्होंने फिर क्रांति करी थी। इधर रखा अत्यधिक भार किसानों पर पड़ता था, जबकि पादरियों तथा उच्च वंश के व्यक्तियों को करों का भुगतान नहीं करना पड़ता था। करों की मात्रा भी मनमाने ढंग से निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कर, वस्तु कर, व्यापार शुल्क, सीमांत कर, करों के बढ़ती निर्धनता को वसूल किया जाता था। फिर भी करों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय का मात्र 1-2 भाग ही राजकोष में जमा होता था। फलते इन करों का विरोध होने लगा, और विरोध प्रकृतिवाद की अभ्युदय का कारण बना। ठीक है, ये भी इसका एक कारण है। फिर आ जाएगा इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो रही थी उसी समय जब फ्रांस में इतने सारे कर लगा रखे थे। वाणिज्यवादी नीतियों का हो रहा था, आर्थिक दशा सोचने हो रही थी। वाणिज्यवादी के कारण जो फ्रांस में आर्थिक दशा सोचने हो रही थी, सामाजिक दशा सोचने हो रही थी, तभी उसी समय इंग्लैंड जो था वहाँ पर कृषि क्षेत्र में नए नए आविष्कार हो रहे थे। वे कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकी से वहाँ पर उत्पादन को बढ़ा रहे थे। अनेक प्रकार की कृषि सुधार किए जा रहे थे। नई प्रविधियों को अपनाकर इंग्लैंड में किसान तीव्र गति से प्रगति कर रहा था, है ना। इन सुधारों का प्रभाव देखकर फ्रांस की जनता का ध्यान कृषि सुधार की ओर आकर्षित हुआ। इन्हीं प्रयास को देखकर फिर जो फ्रांस के किसान थे उन्होंने भी सोचा कि यहाँ पर भी कृषि के सुधार होना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है लुई 16 और लुई 15 इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। इस ओर ध्यान देना चाहिए, हमारी दशा इतनी सोचना हो रही है। और जो इंग्लैंड के लोग हैं वहाँ की सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, वहाँ पर नई नई प्रगति हो रही है, उनकी दशा में सुधार हो रहा है। तो इससे भी ये भी कारण था।
फिर आ जाएगा फिफ्थ, नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान। उस समय नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान भी होते, आर्थिक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जीव जंतु विज्ञान में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे थे। न्यूटन की भूमि की गुरुत्वाकर्षण नियम तथा डॉक्टर केले की मानव शरीर की रचना से संबंधित नियमों की खोज हो रही थी। आत्मगत शक्तियाँ, और अब फ्रांस में विचारधारा ने धर्म और राजनीति के बंधनों को तोड़कर आरंभ कर दिया। इसी समय व्यक्तिवाद और स्वतंत्रतावाद पर आधारित एक नया जीवन दर्शन उदित हुआ। प्राकृतिक विज्ञानों ने उन्नति की और उनकी विधियों को सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन में लागू किया जाने लगा था। ये भी कारण है इसके। फिर प्राकृतिकवाद का योगदान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देना आप, बस कारण देख लिया। प्राकृतिकवाद का अर्थ क्या है, इतना ही करना है, ये इतना आएगा नहीं आपका, ये नहीं है इम्पोर्टेंट, इसे आप इन्हें छोड़ देना, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रकृतिवादियों द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक व्यवस्था के विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ना जी ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही देख लेना आप, उतना ही आएगा आपके में। फिर भी यहाँ आपको दिखा रही हूँ अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। आएगा नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कहने की आर्थिक सारणी को समझाइए, धन के परिभ्रमण की यह कैसे व्याख्या करता है, इसका महत्व बताइए। देखिए इसका धन का परिभ्रमण का वो भी दे रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी चित्र में, ये देख लीजिए पहले आप, देख लिया। अभी ये देखो ये आ गया, इसमें दिखाया गया है कि कैसे धन का परिभ्रमण उत्पादक वर्ग जो वे होते हैं, जैसे कृषक जो उत्पादन करते हैं, मछुआरे, खाने खोदने वाले वे, और संपत्ति स्वामी वर्ग वे होते हैं, जैसे भूस्वामी या अन्य प्रभुत्व व्यक्ति, सम्राट मतलब भूमि का स्वामी जो होता है, मालिक। फिर जो तीसरा होता है अनुत्पादक वर्ग, व्यापारी, इसमें आ जाते हैं हमारे व्यापारी, विनिर्माण, घरेलू नौकरी। तो इन तीनों के बीच किनके, उत्पादक वर्ग, संपत्ति वर्ग और अनुत्पादक वर्ग में धन का परिभ्रमण कैसे हो रहा है ये दिखाया गया है इसमें। मान लीजिए 5 करोड़ रुपए हैं, उससे 3 करोड़ रुपए का तो परिभ्रमण हो रहा है, 2 करोड़ रुपए को एक तरफ रख दिया गया है ना। सेविंग में भी कुछ भी मान सकते हैं, इसमें से 3 करोड़ का हो रहा है, 3 करोड़ में से तो 1 करोड़ रुपए तो जूता आदि बनाए जा रहे हैं, 2 करोड़ को लगान व कर में दिया जा रहा है, या संपत्ति स्वामी वर्ग, यहाँ पे कपड़ा जूता आदि बना लिए, ये अनुत्पादक वर्ग, ठीक है। फिर ये 1 करोड़ रुपए अनाज आदि खरीदने के लिए चले गए, इसमें से 2 करोड़ में से 1 करोड़ रुपया अनाज आदि खरीदने के लिए चले गए। फिर 1 करोड़ रुपया कपड़े जूते खरीदने के लिए, इसमें ये दे रखा है। अनुत्पादक वर्ग के पास था 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपये कच्चे माल के लिए और 1 करोड़ रुपये अनाज के लिए, ये इधर चले गए। फिर इनका दोबारा से सर्कुलेशन इसी प्रकार होगा, यही दिखा रखा है इसमें बस। क्या अब आगे चलते हैं हम। ये रही इसकी प्रकृतिवाद के इसकी आलोचना, परिभ्रमण की, धन के परिभ्रमण की, जो बताई है इन्होंने, इम्पोर्टेंट नहीं है यार, ये इसे छोड़ ही देना आप, कहीं नहीं आने वाला, ये आने वाने का ये है नहीं, छोड़ ही देना आप इसे, ठीक है। ये रहा बस आपका पूरा ये विस्तृत क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके इसमें लघु दे रखे हैं, देख सकते हैं आप इन्हें। ये रहा, फिर इसमें लघु में भी ये धन का परिवहन फिर से ला दिया, ठीक है। ये बस आप इसमें से लॉन्ग ही देखना, शॉर्ट बाई शॉर्ट उसमें से ही हो जाते हैं, वो आपके आगे करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग में से भी बता दिया आपको क्या करना है। इसमें वाणिज्यवादियों की देख लेना जो मैंने आपको बताया है, और प्रकृतिवादियों में सिर्फ आप इसका क्या करना, अर्थ कर लेना और उसके कारण कर लेना कि इसके उदय होने की क्या कारण थी, आपको पता होना चाहिए बस, और इसमें आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है आपका यूनिट, ये 5th है, 4th यूनिट तक तो उसमें कंप्लीट हो गई थी, ये 5th यूनिट है एडम स्मिथ की, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।